कहानी की शुरुआत होती है साल 1996 से, जब लॉस एंजलिस पूरी तरह अपराधियों के कब्जे में था। शहर का सबसे खतरनाक अपराधी साइमन फिनिक्स अब कानून को खुली चुनौती दे चुका था। उसने 30 बेगुनाह लोगों को बंधक बनाकर एक पूरी बिल्डिंग को अपना किला बना लिया था। उसे रोकने की जिम्मेदारी मिलती है सार्जेंट जॉन स्पार्टन को, एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो मिशन पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। इसलिए लोग उसे डिमोलिशन मैन के नाम से जानते थे। स्पार्टन अकेले ही दुश्मनों के अड्डे में घुस जाता है। सामने जो भी गुंडा आता है कुछ ही सेकंड में ढेर हो जाता है और वो बिना रुके सीधे फिनिक्स तक पहुंच जाता है। लेकिन फिनिक्स पहले ही पूरी बिल्डिंग में बम लगा चुका था। आखिरकार दोनों आमने सामने आ जाते हैं। फिनिक्स स्पार्टन को उकसाने के लिए कहता है कि सारे बंधक अभी भी इसी बिल्डिंग के अंदर छिपे हुए हैं और अगले ही पल पूरी बिल्डिंग एक भयानक धमाके के साथ मलबे में बदल जाती है। स्पार्टन किसी तरह फिनिक्स को पकड़कर जलती हुई बिल्डिंग से बाहर घसीट लाता है। कुछ ही देर में पुलिस और रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती है, लेकिन इस बार सवाल फिनिक्स पर नहीं बल्कि स्पार्टन पर उठते हैं। जब मलबे की तलाशी ली जाती है तो वहां उन सभी 30 बंधकों की लाशें बरामद होती हैं। यही पूरा खेल स्पार्टन के खिलाफ घूम जाता है। कोर्ट में यह साबित होता है कि अपने 2 साल पुराने दुश्मन को पकड़ने की जिद में स्पार्टन ने मासूम लोगों की जान की परवाह ही नहीं की। ये आरोप स्पार्टन की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अदालत उसे 30 लोगों की गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 70 साल की क्रायोजेनिक फ्रीजिंग की सजा सुना देती है, यानी उसे जिंदा ही बर्फ में जमा दिया जाता है। समय बीतता है। 36 साल बाद साल 2032 में अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। शहर में अपराध लगभग खत्म हो चुके थे। पुलिस के पास करने के लिए कोई असली काम नहीं बचा था। लेफ्टिनेंट लेनिना हक्सली अपनी स्क्रीन देखती है। पूरे शहर में उस दिन भी एक भी अपराध दर्ज नहीं हुआ था। इतनी शांत दुनिया अब उसे उबाने लगी थी। उसे पुरानी दुनिया की यादों से अजीब लगाव था। उसके ऑफिस में पुराने पोस्टर, पुराने हथियार और 20वीं सदी की चीजें भरी हुई थी, जबकि उसका पार्टनर एल्फ्रेडो गार्सिया इस सब को बेकार मानता था। लेकिन शहर के नीचे सीवर और सुरंगों में एक अलग दुनिया बसती थी। वहां रहने वाले लोग सरकार के खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहे थे और मौका मिलते ही ऊपर आकर खाना लूट लेते थे। इसी बीच पुलिस स्टेशन में हक्सली का बॉस उसे अपराध की इच्छा रखने पर डांटता है। मजेदार बात यह थी कि गुस्से में निकले एक गलत शब्द पर शहर का ऑटोमेटिक सिस्टम तुरंत रसीद निकालकर जुर्माना भी लगा देता है। उधर क्रायो जेल में साइमन फिनिक्स को पैरोल सुनवाई के लिए बाहर निकाला जाता है, लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। फिनिक्स अचानक अपनी बेड़ियां खोल देता है और 36 साल बर्फ में जमे रहने के बावजूद पहले की तरह एक एक गार्ड को बेरहमी से मार गिराता है। गार्ड हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उसे हथकड़ी खोलने का गुप्त कोड कैसे पता चला। सबसे अजीब बात यह थी कि खुद फिनिक्स को भी इसका जवाब नहीं मालूम था। उसे बस वो कोड अपने आप याद था। इसके बाद वो सीधे वार्डन की आंख निकालकर उसे मौत के घाट उतार देता है। साल 2032 में हर दरवाजा रेटिना स्कैन से खुलता था, इसलिए वार्डन की आंख निकालने के बाद साइमन फिनिक्स के लिए जेल से बाहर निकलना बच्चों का खेल बन गया। वो बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर आ जाता है। कुछ ही मिनटों में शहर का ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम लगातार अलर्ट देने लगता है। 4 लोगों की हत्या और 1 गाड़ी चोरी। ये खबर पुलिस स्टेशन पहुंचते ही हर तरफ हड़कंप मच जाता है। मुश्किल ये थी कि सैन एंजेलिस में आखिरी हत्या साल 2010 में हुई थी। नई पीढ़ी के पुलिस वालों ने कभी किसी असली अपराधी का सामना ही नहीं किया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। तभी एक अनुभवी अफसर जैकरी लैम आगे आता है। जैसे ही वो साइमन फिनिक्स का नाम सुनता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो सबको बताता है कि फिनिक्स कोई साधारण अपराधी नहीं बल्कि पिछली सदी का सबसे खतरनाक साइकोपैथ है, जिसे हर हाल में तुरंत रोकना होगा। लेकिन लेफ्टिनेंट लेनिना हक्सली का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। बाकी लोग जहां डरे हुए थे, वहीं उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। जिस असली पुलिस एक्शन का वो सालों से इंतजार कर रही थी, वो आखिरकार उसके सामने था। उधर फिनिक्स आराम से शहर की चमचमाती सड़कों पर घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक पब्लिक कंप्यूटर टर्मिनल पर पड़ती है। हैरानी की बात यह थी कि बिना किसी ट्रेनिंग के उसके हाथ खुद ब खुद सिस्टम हैक करने लगते हैं, जैसे किसी ने ये सारी जानकारी पहले से उसके दिमाग में भर दी हो। तभी कंप्यूटर के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। वो बार बार उसे सिर्फ एक आदेश देती है, एडगर फ्रेंडली को मार डालो। फिनिक्स खुद भी नहीं समझ पाता कि उसे ये आवाज क्यों सुनाई दे रही है। तभी पुलिस की एक टीम वहां पहुंच जाती है, लेकिन ये पुलिस वाले इतने अनुभवहीन थे कि उन्होंने अपनी एआई मशीन से पूछा कि एक हथियारबंद अपराधी को सरेंडर कैसे कराया जाए। एआई जवाब देती है, सख्त आवाज में कहिए कि वो हाथ पीछे करके जमीन पर लेट जाए। ये सुनकर फिनिक्स जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी कत्लेआम में बदल जाती है। वो कुछ ही सेकंड में पूरी पुलिस टीम को बेरहमी से खत्म कर देता है। कोई भी अफसर
उसे छू तक नहीं पाता। इसके बाद वो शहर के कैमरा सिस्टम को तबाह कर देता है और बीच सड़क पर एक पुलिस गाड़ी भी उड़ा देता है। पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। ये खबर सीधे पहुंचती है रेमंड कोक्टो के पास, जो क्रायो जेल का मालिक होने के साथ साथ पर्दे के पीछे से पूरे शहर को कंट्रोल करता था। दिलचस्प बात ये थी कि कुछ देर पहले ही वो एडगर फ्रेंडली और उसके अंडरग्राउंड विद्रोहियों से छुटकारा पाने की योजना बना रहा था। फीनिक्स के भागने की खबर मिलते ही कोक्टो तुरंत पुलिस चीफ को फोन करता है और किसी भी कीमत पर उसे रोकने का आदेश देता है। लेकिन पुलिस चीफ के पास कोई ठोस योजना नहीं थी। तभी जैकरी लैम्ब एक सुझाव देता है। वो बताता है कि आज तक सिर्फ एक इंसान साइमन फीनिक्स को पकड़ पाया है, सार्जेंट जॉन स्पार्टन। यही नाम सुनते ही हक्सली की आंखें चमक उठती हैं। वो सालों से स्पार्टन की फाइलें पढ़ती आई थी। सिर्फ 3 साल में उसने 1000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया था। उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाया। आखिरकार फैसला लिया जाता है, अगर फीनिक्स को रोकना है तो स्पार्टन को दोबारा जिंदा करना ही होगा। कुछ ही देर बाद 36 साल से बर्फ में जमे स्पार्टन को बाहर निकाला जाता है। होश में आते ही उसका पहला सवाल होता है, अभी कौन सा साल चल रहा है? और दूसरा सवाल, मेरी पत्नी कहाँ है? हक्सली भारी मन से उसे बताती है कि 2010 के भयानक भूकंप में उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। वो उसकी बेटी के बारे में भी कुछ बताने वाली होती है, लेकिन तभी पुलिस चीफ बीच में टोक देता है। उसके लिए पुरानी यादों से ज्यादा जरूरी था साइमन फीनिक्स को रोकना। चीफ तुरंत पूरा मामला स्पार्टन को समझाता है। दोनों की सोच इतनी अलग थी कि बात बहस तक पहुंच जाती है और लगभग हाथापाई होने वाली होती है। इसी बीच स्पार्टन अपनी पहली मांग रखता है, मुझे एक सिगरेट चाहिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि 2032 की दुनिया में सिगरेट जैसी चीज अब सिर्फ इतिहास बन चुकी थी। स्पार्टन को जल्द ही एहसास हो जाता है कि 2032 की दुनिया उसकी कल्पना से भी ज्यादा बदल चुकी है। यहाँ तंबाकू पर प्रतिबंध था, शराब नहीं, कैफीन नहीं, गाली देना नहीं, यहाँ तक कि गाली देने पर सिस्टम उसी वक्त जुर्माना भी काट देता था। हक्सली एक एक नियम गिनाती जाती है और स्पार्टन हैरानी से बस उसे देखता रह जाता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वो टॉयलेट पेपर के बारे में पूछता है। हक्सली बताती है कि अब लोग उसकी जगह 3 सीशेल्स इस्तेमाल करते हैं। कैसे? इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता। आखिरकार स्पार्टन अपनी पुरानी अक्ल लगाता है। वो जानबूझकर एक ऐसी मशीन के सामने खड़ा होकर लगातार गालियां देने लगता है जो हर गलत शब्द पर जुर्माने की रसीद निकालती थी। कुछ ही देर में उसके हाथ में ढेर सारी रसीदें थीं और वही उसके लिए टॉयलेट पेपर बन जाती हैं। इसके बाद उसकी मुलाकात फिर से जैकरी लैम्ब से होती है। दोनों कुछ देर पुरानी दुनिया को याद करते हैं। वे मानते हैं कि पहले का दौर खतरनाक जरूर था, लेकिन कम से कम लोग असली थे। अब सब कुछ इतना सुरक्षित और नियमों में बंध चुका था कि इंसानों से उनका असली स्वभाव ही छिन गया था। उधर पुलिस चीफ का मानना था कि फीनिक्स अब कोई ड्रग्स बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन स्पार्टन तुरंत उसकी बात काट देता है। वो कहता है, फीनिक्स ड्रग्स के पीछे नहीं जाएगा, उसे हथियार चाहिए और इस नए शहर में असली हथियार सिर्फ एक जगह मिल सकते थे, म्यूजियम में। उधर फीनिक्स सचमुच उसी म्यूजियम में पहुंच चुका था। वो पुराने हथियारों को ऐसे देख रहा था जैसे कोई अपना खोया हुआ खजाना वापस पा गया हो। स्पार्टन की बात सही साबित होती है। पुलिस तुरंत म्यूजियम की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में स्पार्टन पुलिस कार चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि गाड़ी पूरी तरह ऑटोमेटिक है, वो झुंझलाकर पीछे की सीट पर बैठ जाता है। उसकी परेशानी यही खत्म नहीं होती। रेडियो पर गाने नहीं बल्कि बच्चों की आवाज में पुराने विज्ञापनों की धुनें बज रही थी। स्पार्टन के लिए ये दुनिया दिन ब दिन और अजीब होती जा रही थी। इधर म्यूजियम में फीनिक्स ने एक गार्ड की लाश से ही कांच तोड़ दिया था और अब वो बंदूकें, राइफलें और गोला बारूद इकट्ठा कर रहा था। लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी स्पार्टन की नजर जमीन से बाहर निकले एक पेरिस्कोप पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि शहर के नीचे रहने वाले लोग भी इस सब पर नजर रख रहे हैं। वो बाकी पुलिस वालों को बाहर रुकने का आदेश देता है। फिर एक स्टन बैटन उठाकर पहले उसे एक आदमी पर टेस्ट करता है और आत्मविश्वास से कहता है, 10 मिनट बाद मैं इसे कंधे पर उठाकर बाहर लेकर आऊंगा। लेकिन उसे 10 मिनट भी नहीं मिलते। फीनिक्स पहले ही पूरे म्यूजियम में गोलियों की बारिश शुरू कर चुका था। जवाब में स्पार्टन दीवार पर टंगी पुरानी शॉटगन उठाता है और दोनों के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों पुराने लॉस एंजलिस के मॉडल तक पहुंच जाते हैं, जहां मुकाबला हाथापाई में बदल जाता है। फीनिक्स सड़क का साइन बोर्ड उठाकर स्पार्टन पर हमला करता है। स्पार्टन जवाब में पास रखा पुराना टीवी उसके चेहरे पर दे मारता है, लेकिन तभी फीनिक्स एक मशीन गन पर कब्जा कर लेता है। लगातार फायरिंग करते हुए वो स्पार्टन को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है और वहीं से भाग निकलता है। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात डॉक्टर रेमंड कोक्टो से होती है। दोनों की बातचीत सुनकर पूरा राज खुल जाता है। असल में फीनिक्स का जेल से भागना कोई हादसा नहीं था। कोक्टो ने ही उसे क्रायो स्लीप के दौरान प्रोग्राम किया
था। उसने फीनिक्स के दिमाग में आदेश डाल दिया था कि वो किसी भी कीमत पर एडगर फ्रेंडली को मार डाले, क्योंकि वही अंडरग्राउंड विद्रोहियों का नेता था और कोक्टो की सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन हमेशा की तरह फीनिक्स उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। इस नाकामी के बाद पुलिस चीफ को कोक्टो के सामने जवाब देना पड़ता है कि उसने आखिर स्पार्टन जैसे पुराने और खतरनाक पुलिस वाले को दोबारा क्यों आजाद किया। कोक्टो इस जवाब से बिल्कुल खुश नहीं था। उधर हक्सली स्पार्टन का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है। वो पुरानी फिल्मों में सुने हुए डायलॉग बोलती है, लेकिन हर बार उन्हें गलत बोल जाती है। स्पार्टन मुस्कुराते हुए उसकी गलतियां सुधारता है। इतनी भागदौड़ और खतरे के बीच भी दोनों पहली बार खुलकर हंसते हैं। शाम होते ही एक और अजीब घटना होती है। शहर का मेयर खुद स्पार्टन को डिनर पर बुलाता है। स्पार्टन को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। एक तरफ पूरा शहर एक खूंखार अपराधी से डर रहा था और दूसरी तरफ उसके सम्मान में दावत रखी जा रही थी। इस बीच पुलिस चीफ बेफिक्र बैठा था। उसे पूरा भरोसा था कि शहर में लगे ट्रैकिंग चिप्स जल्द ही फीनिक्स की लोकेशन बता देंगे, लेकिन एक समस्या थी। शहर के हर नागरिक के शरीर में ट्रैकिंग चिप लगी थी, सिवाय साइमन फीनिक्स के। यानी इस बार शिकारी का कोई निशान ही मौजूद नहीं था। पुलिस चीफ को पूरा भरोसा था कि देर सवेर ट्रैकिंग सिस्टम फीनिक्स का पता लगा ही लेगा, लेकिन स्पार्टन जानता था कि ऐसा होने वाला नहीं है। फिर भी वो बहस करने के बजाय हक्सली के साथ डिनर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में हक्सली उसे इस नई दुनिया की कुछ और अजीब बातें बताती है। वो बताती है कि उसने पुराने जमाने की भाषा और तौर तरीके श्वार्ज़नेगर प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी से सीखे हैं, क्योंकि इस दुनिया के इतिहास के मुताबिक मशहूर एक्शन स्टार आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अमेरिका के 61वें राष्ट्रपति बने थे। उधर स्पार्टन डिनर टेबल पर बैठा था, लेकिन छोटे छोटे खाने के हिस्से और डॉक्टर कोक्टो की आदर्श दुनिया पर लंबी चौड़ी बातें सुनकर उसका धैर्य जवाब देने लगा। इसी दौरान फीनिक्स शहर के नीचे बनी सुरंगों में पहुंच चुका था। उसका सिर्फ एक मकसद था, एडगर फ्रेंडली को ढूंढकर मार डालना। अचानक डिनर के बीच अफरा तफरी मच जाती है। सीवर में रहने वाले लोग रेस्टोरेंट पर हमला कर देते हैं। वे लड़ाई करने नहीं, बल्कि भूख से मजबूर होकर खाना लूटने आए थे। स्पार्टन बिना देर किए सबकी सुरक्षा में जुट जाता है। वो एक एक करके हमलावरों को काबू करता है और मेहमानों को सुरक्षित बाहर निकाल देता है। कुछ ही मिनटों में हमलावर वापस सुरंगों में भाग जाते हैं। रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग स्पार्टन के लिए तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वे लोग अपराधी नहीं बल्कि भूख से परेशान गरीब इंसान थे, तो उसका गुस्सा सीधे डॉक्टर कोक्टो पर फूट पड़ता है। सबके सामने वो कोक्टो से कहता है कि ऊपर से ये शहर भले ही स्वर्ग जैसा दिखता हो, लेकिन नीचे लोग भूख से तड़प रहे हैं। यही इस तथाकथित आदर्श समाज की असली सच्चाई थी। डिनर के बाद हक्सली स्पार्टन को वहां से लेकर एक शांत जगह चली जाती है। रास्ते में स्पार्टन अपने गुस्से के लिए माफी मांगता है। हक्सली हैरान रह जाती है। उसे हमेशा लगता था कि स्पार्टन बिना सोचे समझे गोली चलाने वाला इंसान है, लेकिन आज उसने उसका एक बिल्कुल अलग चेहरा देखा था। बातों बातों में स्पार्टन अपनी पत्नी और बेटी का जिक्र करता है। माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। हक्सली उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी बेटी का पता लगाने में गुप्त रूप से मदद कर सकती है, लेकिन स्पार्टन मना कर देता है। इतने साल बाद सच का सामना करने की हिम्मत अभी उसमें नहीं थी। उधर डॉक्टर कोक्टो जब अपने आलीशान घर लौटता है तो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है। फिनिक्स पहले से ही उसके घर में मौजूद था। उसने कपड़े बदल लिए थे, पूरे स्मार्ट हाउस का सिक्योरिटी सिस्टम अपने कब्जे में कर लिया था और अब आराम से उसका इंतजार कर रहा था। फिनिक्स साफ कहता है कि अब जब स्पार्टन वापस आ चुका है तो उसे भी अपने पुराने साथियों की जरूरत पड़ेगी। वो मांग करता है कि क्रायो जेल में जमे उसके 8 सबसे खतरनाक साथियों को भी बाहर निकाला जाए, और बदले में वो सिर्फ पैसे नहीं चाहता था बल्कि पूरे समुद्री तटीय शहरों पर अपना राज चाहता था। इधर हक्सली स्पार्टन को अपने अपार्टमेंट में ठहराती है। उसने अपना घर पुराने जमाने के लिविंग रूम जैसा सजाया हुआ था, क्योंकि उसे 20वीं सदी की हर चीज बेहद पसंद थी। दिन भर साथ रहने के बाद हक्सली स्पार्टन के और करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन जब स्पार्टन को पता चलता है कि इस दुनिया में रिश्ते भी मशीनों के सहारे निभाए जाते हैं तो वो हैरान रह जाता है। यहाँ लोग एक दूसरे को छुए बिना सिर्फ न्यूरल हेडसेट पहनकर दिमाग के जरिए अनुभव साझा करते थे। स्पार्टन तुरंत वो हेडसेट उतार देता है और कहता है कि उसे पुराने तरीके ही पसंद है। हक्सली उसकी बात सुनकर शर्म और हैरानी से पीछे हट जाती है। इस समाज में शारीरिक नजदीकी को सालों पहले ही पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। आखिरकार वो स्पार्टन को कमरे से बाहर भेज देती है। रात में स्पार्टन अकेला बैठा उसी रहस्यमयी 3 सी शेल्स को देखकर सोच ही रहा था कि तभी गलती से एक अनजान महिला की वीडियो कॉल उसकी स्क्रीन पर आ जाती है। वो कॉल तुरंत कट जाती है, लेकिन उसी समय स्पार्टन सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग देखने लगता है और वहां जो दिखाई देता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि डॉक्टर कोक्टो खुद साइमन फिनिक्स से मिल रहा था।
अब स्पार्टन को यकीन हो जाता है कि पूरे शहर के पीछे असली खेल उसी आदमी का है जिसे लोग अपना मसीहा समझते हैं। गुस्से में वो पूरी रात जागता रहता है। इसी दौरान उसके हाथ अपने आप ऊन से एक स्वेटर बुनने लगते हैं। वो खुद भी समझ नहीं पाता कि उसे बुनाई करना कब से आने लगा। सुबह हक्सली उसे बताती है कि क्रायो जेल में कैदियों के दिमाग में नई नई स्किल्स डाली जाती हैं। स्पार्टन को बुनाई सिखाई गई थी, लेकिन फिर दोनों के मन में एक ही सवाल आता है, अगर स्पार्टन को बुनाई सिखाई गई थी तो साइमन फिनिक्स के दिमाग में आखिर क्या डाला गया होगा? और इस सवाल का जवाब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अब स्पार्टन को सबसे खौफनाक सच पता चलता है। क्रायो जेल में फिनिक्स को सिर्फ जिंदा नहीं रखा गया था, बल्कि उसके दिमाग में मिलिट्री कॉम्बैट, हथियार चलाना, विस्फोटक बनाना, युद्ध की रणनीति और प्रोफेशनल हत्या जैसी खतरनाक स्किल्स भी डाल दी गई थी। यानी पहले जो अपराधी सिर्फ खतरनाक था, अब उसे जानबूझकर एक सुपर सोल्जर बना दिया गया था। ये सच पता चलते ही स्पार्टन सीधे डॉक्टर कोक्टो के घर पहुंच जाता है और उससे जवाब मांगता है। लेकिन कोक्टो घबराने के बजाय पुलिस को आदेश देता है कि स्पार्टन को तुरंत दोबारा क्रायो फ्रीज कर दिया जाए। अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा फिनिक्स नहीं बल्कि स्पार्टन बन चुका था। हक्सली ये आदेश सुनकर दुविधा में पड़ जाती है। वो जानती थी कि स्पार्टन सही था, इसलिए पहली बार वो अपने सिस्टम के खिलाफ जाने का फैसला करती है। वो स्पार्टन के साथ अंडरग्राउंड सुरंगों में उतर जाती है ताकि फिनिक्स को रोका जा सके। नीचे पहुंचते ही स्पार्टन की नजर एक छोटे से बर्गर स्टॉल पर पड़ती है। वो हक्सली की घड़ी देकर एक बर्गर खरीदता है। पहला निवाला खाते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। 36 साल बाद उसने फिर से असली मांस खाया था। हालांकि वो चूहे का मांस था और बिल्कुल ताजा भी नहीं था, लेकिन स्पार्टन के लिए वो किसी दावत से कम नहीं था। आगे बढ़ते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पुरानी दुनिया अब भी जिंदा थी। वहां एक शानदार 1971 ओल्ड्स मोबाइल कटलास सुप्रीम खड़ी थी और उसके आसपास असली बंदूकें भी रखी थी। यहीं उनकी मुलाकात होती है एडगर फ्रेंडली से। शुरुआत में फ्रेंडली को लगता है कि स्पार्टन भी ऊपर की दुनिया वालों जैसा ही है, लेकिन स्पार्टन साफ कहता है, हम तुम्हें पकड़ने नहीं, तुम्हें बचाने आए हैं। माहौल थोड़ा शांत ही हुआ था कि तभी चारों तरफ गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। फिनिक्स अपने साथियों के साथ वहां पहुंच चुका था। अंधाधुंध फायरिंग में कई लोग मारे जाते हैं। फ्रेंडली भी कई हमलावरों को खत्म कर देता है, लेकिन हमेशा की तरह फिनिक्स मौका देखकर ऊपर की दुनिया में भाग निकलता है और एक कार चुरा लेता है। स्पार्टन एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। उसे पास ही एक कार लिफ्ट दिखाई देती है। वो पुरानी ओल्ड्स मोबाइल निकालता है और असली इंजन की गरज के साथ सेरेंजेलिस की सड़कों पर दौड़ पड़ता है। इतने सालों बाद शहर पहली बार किसी पेट्रोल इंजन की आवाज सुन रहा था। इसके बाद शुरू होती है जबरदस्त कार चेज। हक्सली किसी तरह कार संभालती है, जबकि स्पार्टन कार की छत पर चढ़कर सीधे फिनिक्स तक पहुंच जाता है। वो छलांग लगाकर दूसरी गाड़ी पर उतरता है, फिनिक्स से भिड़ जाता है और उसकी बंदूक भी छीन लेता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि जिस गाड़ी में वो है उसमें ब्रेक ही नहीं है। कुछ ही सेकंड बाद गाड़ी सीधी पुलिस स्टेशन के फाउंटेन में जा घुसती है। टक्कर लगते ही एयरबैग की जगह पूरी कार से अजीब सा सेफ्टी फोम निकलने लगता है। स्पार्टन किसी तरह बाहर निकलता है, लेकिन पुलिस चीफ एक बार फिर उसे गिरफ्तार करके फ्रीज करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी शहर में सब कुछ बदल जाता है। हजारों अंडरग्राउंड लोग सड़कों पर निकल आते हैं। अब वे छिपकर जीना नहीं चाहते थे, उन्हें खाना चाहिए था, धूप चाहिए थी और सबसे बढ़कर आजादी चाहिए थी। स्पार्टन उनकी हिम्मत की तारीफ करता है, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी काम अभी भी फिनिक्स को रोकना था। वो हथियार उठाता है, एक गाड़ी लेता है और पुलिस चीफ को साफ मना करके सीधे कोक्टो की हवेली की ओर निकल जाता है। उधर कोक्टो अपनी आदर्श दुनिया पर भाषण दे रहा था कि तभी फिनिक्स वहां पहुंच जाता है और उसे गोली मारने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला होता है, उसका हाथ रुक जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में की गई प्रोग्रामिंग उसे अपने ही निर्माता को मारने की इजाजत नहीं देती। इसलिए वो अपने